नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आप तक कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई रुपाई करने वाली मशीन की। साथ ही मिलेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के एक सफल किसान से। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए होगी एक महत्वपूर्ण सूचना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। धान की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अगर किसान नई तकनीक का इस्तेमाल करे तो उन्हें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। आईसीआर के वैज्ञानिकों ने धान की सीधी बुआई रुपाई करने वाली मशीन इजाद की है। आप किस तरह से इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसी फसल है जिसे दुनिया भर में किसान आज भी हाथ से ही बोना पसंद करते हैं। खास तौर से इसकी रुपाई हाथों से की जाती है। हालांकि इस काम में मेहनत भी ज्यादा लगती है और लागत भी बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है कि धान को लगाने से पहले खेत में पानी भरकर गाद उठानी पड़ती है। लेकिन सभी किसान हाथ से इसकी रुपाई करते हो, ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल काम के लिए भी कई तरह की मशीनें इजाद की है। पैडी ट्रांसप्लांटर्स को भला कौन भूल सकता है। इन मशीनों से मैट टाइप सीडलिंग की जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम किसान के पसीने छूट जाते हैं। इसे इस्तेमाल के लिए पौध को अलग अलग आकार की बनी ट्रे में तैयार किया जाना जरूरी है। फिर जब पौध तैयार हो जाती है तो उसे निकाल कर खेतों में लगाया जाता है। रुपाई के दौरान ट्रे से एक एक पौधा नहीं उखाड़ा जाता, बल्कि पूरी ट्रे से चटाई की तरह तमाम पौधे एक साथ निकालने होते हैं। ये काम काफी महंगा है, जिससे फसल लागत बढ़ जाती है और पेचीदगियों की वजह से किसान इसे अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह की रुपाई के लिए ट्रांसप्लांटर बनाए गए हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनकी दक्षता अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग है। इन सभी बातों की वजह से इस मशीन को भारत में तेजी से लोकप्रियता नहीं मिल पाई। धान की सीधी बिजाई की विधि भी अब किसान अपनाने लगे हैं। ये विधि धीरे धीरे किसानों के बीच अपनी जगह बना रही है। इसमें पौध तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बीज को सीधे मुख्य खेत में बो दिया जाता है। लेकिन इस तरह की बुआई के लिए अलग विधि अपनानी होगी। अच्छी तरह चुर्नील मिट्टी में धान के सूखे बीज मिलाने होंगे और फिर उन्हें खेत में बिखेरना होगा। उसके बाद जुताई वाले यंत्रों से उसे खेत में मिलाया जाता है। समस्या ये है कि इस विधि में कोई बीज ज्यादा गहराई में चला जाएगा और कोई कम गहराई में। इससे जमाव एकसार नहीं हो पाता और कहीं बीजों के बीच फासला कम रह जाता है तो कहीं ज्यादा। रुपाई विधि के मुकाबले इसमें लागत कम आती है और पानी की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। लेकिन इस विधि में सिर्फ कम अवधि वाली किस्में ही कामयाब है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल व गेहूं बोने का सरल सा उपकरण तैयार किया। इस यंत्र में बीज दर को नियमित करने की अद्भुत क्षमता है। ये ऐसा यंत्र है जो कतार से कतार के बीच और पौधे से पौधे के बीच पर्याप्त फासला रख सकता है। धान गेहूं बोने का ये उपकरण चूंकि दो कतारों के बीच पर्याप्त फासला रखता है, इसलिए खरपतवार होने पर किसानों को उसे हटाने के लिए यंत्र चलाने में आसानी रहती है। रुपाई विधि में जहां आपको दर्जन भर मजदूर चाहिए, वहीं इस यंत्र से सीधी बिजाई करने के लिए सिर्फ 2 आदमी पर्याप्त है। बिहार के अंदर और बाहर कई स्थानों पर इस मशीन को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है। खेत में जाकर इसका प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो किसान पहले छिड़कवा विधि से धान की सीधी बिजाई करते थे, उनका अनुभव कहता है कि इस यंत्र से बिजाई करने पर ज्यादा उत्पादन हुआ है।
ये रिक्शे के आकार की 3 पहियों वाली मशीन है और इसे चलाने के लिए न इंजन की जरूरत है और न ही डीजल पेट्रोल की। किसान आसानी से इसे खींच सकता है। हाँ, कुछ जगह किसानों को ज्यादा खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन ऐसी मशीन की वजह से नहीं, बल्कि इसके दोषपूर्ण संचालन के कारण हुआ। इसलिए मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह चलाना जरूर सीख ले। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस किसान ने भी इस मशीन का उपयोग किया, वो इसके परिणामों से संतुष्ट दिखा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं सोयाबीन की फसल में इस समय किसान किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन और जरूरत पड़ने पर 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई का कार्य करें। सोयाबीन की फसल में मोजैक ग्रस्त पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। फसल में पीला मोजैक बीमारी से रोकथाम हेतु डाइमेथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। विभिन्न इल्लियों एवं फफूंद जन्य धब्बा रोग के प्रबंधन का कार्य करते रहें। कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के समय पोषक तत्वों का सम्मिश्रण न करें। अधिक पैदावार के लिए फसल में फूल आने पर मिट्टी में हल्की नमी बनाएं। सोयाबीन के खेतों में पानी जमा न होने दें। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करें। फली छेदक कीड़े के प्रकोप से बचाव हेतु 70% फलियां आने पर 600 मिलीलीटर एंडोसल्फान 34 EC या 300 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दोबारा जरूरत पड़ने पर 15 से 17 दिन बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद उर्वरकों के साथ साथ सिंचाई का उचित प्रबंधन करना भी बेहद जरूरी होता है।
लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से पानी की कम खपत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसी सोच को बढ़ावा देने वाले राजस्थान के एक सफल किसान सुंदराम वर्मा से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने कम पानी में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में सफलता हासिल की और इन्हें इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए मिलते हैं इनसे और देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था, जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानिकी विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंदराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत से जुड़ी और गतिविधियों के बारे में जानेंगे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। IARI ने खुर्जा बुलंदशहर के निजामपुर क्लस्टर में धान में उन्नत फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों पर फील्ड दिवस और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न आय सृजन योजनाओं, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से लक्षित आबादी की आय बढ़ाने का कार्य जारी है। इस योजना के तहत खरीफ 2021 के दौरान 3 राज्यों के 23 जिलों में कुल 10,615 अनुसूचित जाति के किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा ब्लॉक के निजामपुर गांव में 24 अगस्त 2021 को एक फील्ड डे सह प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीज वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में लागू किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत बेहतर तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से अनुसूचित जातियों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत चरौली गांव, जो कि जेवर तहसील में गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, वहां पर आए हुए हैं। यहां पर हमारे उत्पादक किसान हैं विजेंद्र सिंह जी, जो हमारे पीछे खड़े हैं। इनके खेत पर धान की 3 प्रमुख प्रजातियां पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 का बीज उत्पादन किया जा रहा है। जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, ये पूसा बासमती 1692 का खेत है। यह एक नई किस्म है जो 2 वर्ष पहले ही विमोचित की गई है। ये 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1509 से 5 दिन पहले पक जाती है और इसकी पैदावार पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा होती है। चावल में दूधिया दाने नहीं होते हैं, इस वजह से चावल इसका टूटता नहीं है। तो हर दृष्टिकोण से पूसा बासमती 1509 से, जो हमारी एक बहुत प्रचलित किस्म है, इसमें करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जा रही है, उससे भी ये बेहतर किस्म है। और इसका बीज हम कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत पैदा करके किसानों को अगले वर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने धान के कीड़ों और रोगों के समय पर और उचित प्रबंधन पर भी जोर दिया। साथ ही कीट बीमारियों के उचित प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों के बारे में भी बताया। धान में उन्नत फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों पर फील्ड दिवस और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान IARI द्वारा विकसित धान, मूंग, अरहर और सब्जियों की उन्नत किस्मों का प्रदर्शन किया गया। मैंने इस क्षेत्र में ये सहभागिता प्रोग्राम शुरू किया था। उस समय जब इस खेत का हम चयन करने आए थे तो आसपास के जो हमने खेत देखे उसमें एक स्वरूपता नहीं थी खेत में, और जिगजैग पौधे थे, मिक्सचर बहुत ज़्यादा था। तो हमको ये लगा कि एक हमारे संस्थान का सहभागिता के साथ साथ एक उपयोग ये भी होगा कि किसान यहाँ आएगा और नई किस्में देखेगा और उससे प्रभावित होगा। तो उस लक्ष्य में आज हम जब देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक हम खरे उतरे हैं और इस प्लाट को देखने के बाद और भी किसान आते हैं। पिछली बार इसमें जब गेहूं लगा था तो हमने एक छोटा सा यहाँ करीब 100 समूहों को किसानों को बुलाया था।
तो उसके बाद वो जागरूकता बढ़ती है। अब आप इसको पीछे तक देखेंगे, अगर आसपास के 3 वैरायटी हमने अपनी लगा रखी हैं जो हमारी बहुपिछल मेगा प्रजाति हैं, उसमें 1121, 1509, तो उसका अब ये हुआ कि इम्पैक्ट ये हुआ कि शुद्ध बीज कुछ इनके माध्यम से भी किसान लेते हैं और कुछ हमारे माध्यम से भी लेते हैं। कार्यक्रम में उन्नत फसल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन और कृषि मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण इनपुट दिए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों द्वारा कीटनाशक और नैपसेक स्प्रेयर के साथ साथ विभिन्न फसल और सब्जियों के उन्नत किस्मों के बीज का भी वितरण किया गया। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ना के उचित और लाभकारी मूल्य को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे 5 करोड़ किसानों के साथ साथ गन्ना मिलों और संबंधित गतिविधियों में कार्यरत करीब 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़े व्यापारियों के अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। केंद्र सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिया गया ये निर्णय उपभोक्ताओं के हितों और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्वीकृत FRP चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है जो कृषि, श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है। स्वीकृति के मुताबिक ये प्रत्येक 0.1% की वसूली में 10% से अधिक की वृद्धि हेतु और FRP में रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए 10% की मूल वसूली दर के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल होगी। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2021-22 में 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपए प्रति क्विंटल की ये FRP उत्पादन लागत से 87.1% अधिक है। ये किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है। वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 91,000 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 2,976 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल प्रेषण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले। आज के दौर के किसान खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और इसे देखते हुए सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि उनके लिए जरूरी सूचनाएं उन तक पहुंच सके। आइए आज जानते हैं किसान सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं क्या है खासियत इस मोबाइल ऐप की। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा।
इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। आइए हम नजर डाल लेते हैं कृषि जगत से जुड़े सोशल मीडिया अपडेट्स पर। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है सीमा द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो, जिम्मेदारी होती है जी। मैं 1995 में राजनीति में आई और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कानून आया था, उसके तहत महिलाओं को चुनाव लड़ना था। तो 91 में मेरी शादी हुई, 95 में चुनाव आया तो मेरे पति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD कर रहे थे और हम छुट्टियों में गांव आए हुए थे। तो एक हमारे जनसंघ के बड़े कार्यकर्ता थे, पंडित सीताराम तिवारी जी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम सोचते हैं कि सीमा द्विवेदी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि कोई महिला मिल नहीं रही है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ सिर्फ DD किसान पर। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। DD किसान, बदलते भारत की शान।